दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मेरे ससुर मुझे लेने मेरे गांव आए। कैसे ट्रेन के सफर में मेरे ससुर के साथ दोस्ती हुई, कहानी पूरी सुनना, मजा आएगा। मेरे पति 2 भाई और 1 बहन है। मेरे जेठ की शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरी ननद जिसकी शादी 5 साल पहले हो गई थी। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है और सब एक ही घर में रहते हैं। घर काफी बड़ा है और सबके लिए अलग अलग कमरे हैं, इसलिए बड़ा परिवार होते हुए भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे ससुर परिवार का मुखिया है, इसलिए जब भी परिवार में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता था तो वो सब जगह पर जाते थे। मेरे ससुर सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, इसलिए आस पड़ोस और गली मोहल्ले में मैंने काफी प्रतिष्ठा बना रखी थी। हमारे परिवार का सब लोग काफी आदर करते थे। अगर किसी को भी मदद की जरूरत होती थी तो वह कभी मना भी नहीं करते थे, इसलिए सब लोगों के साथ अच्छा मेलजोल था। यह घटना तब की है जब एक बार मुझे मेरे ससुर मायके से लेने के लिए आए। मेरे पति नौकरी करते थे, इसलिए उनको छुट्टी नहीं थी। ससुर घर पर फ्री ही रहते थे, इसलिए बहू को लाने का काम उन्हें सौंप दिया गया। उस दिन जब वह मेरे मायके के शहर में पहुंचे तो मेरे घर वाले स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वापसी की ट्रेन आधे घंटे बाद की ही थी। सब कुछ पहले से तय था, इसलिए ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला। बस दुआ सलाम होने के बाद ट्रेन भी आ गई थी। वैसे तो स्टेशन पर भीड़ कम ही रहती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं संयोगवश कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। ट्रेन आकर रुक गई और हम सामान लेकर जल्दी से चढ़ने लगे, क्योंकि ट्रेन को वहां पर केवल 2 मिनट के लिए ही रुकना था। मेरे पीछे 20-25 सवारियां और चढ़ गईं। भगदड़ सी मची हुई थी जो हम दोनों को आगे की तरफ धकेल कर ले जाने का आमादा थी। उस भीड़ के धक्के से बचने के लिए हमने सामने वाले गेट की तरफ सरक लेना ही ठीक समझा। हमारे कस्बे के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म भी उसी तरफ आना था, इसलिए हम सीधे ही सामने वाले दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। मैंने घर की मर्यादा को कायम रखते हुए घूंघट किया हुआ था। पीछे से चढ़ती हुई भीड़ के कारण हम दोनों ससुर बहू को संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। ट्रेन का वो कोच एकदम से पैक हो गया। फिर जब ट्रेन चली तो धीरे धीरे सब लोग अपने आप ही एडजस्ट हो गए। मेरे ससुर मेरे पीछे ही खड़े हुए थे, लेकिन जब मेरा ध्यान भीड़ से हटकर मेरे शरीर पर गया तो मैंने पाया कि मेरे ससुर मेरे बिल्कुल पास में थे। मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हो रही थी, क्योंकि मैंने अपने ससुर को कभी उस नजर से नहीं देखा था। मगर उस वक्त के हालात ही ऐसे हो गए थे कि न चाहते हुए भी मन में अलग भाव आने लगे। सोचा कि ससुर को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे सामने 2 जवान लड़के खड़े हुए थे। कुछ देर के बाद मुझे उनसे परेशानी होने लगी तो उसने पीछे मुंह करके ससुर जी के कान में फुसफुसाकर कहा, बापूजी, ये जो सामने खड़े हुए हैं, मुझे इनके पास खड़ा होना ठीक नहीं लग रहा है। आप जरा पीछे हो जाओ ताकि मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ी हो सकूं। वह मेरे मन की दशा समझ गए और पीछे धकेलते हुए मुझे घूमने की जगह दे दी। अब मेरा घूंघट भी उतर गया था। मैं अपने घूंघट को ठीक करने लगी तो मैंने ससुर ने कह दिया कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हालात ही ऐसे हैं कि इन सब रिवाजों का भार अपने कंधे से कुछ समय के लिए उतार दो। मैंने ससुर जी की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बदन से लगकर खड़ी हो गई। ससुर जी ने बहाने से मेरी कमर पर हाथ रख दिया, क्योंकि उत्तेजना जंगल की आग की तरह आगे बढ़ रही थी, जिसको रोक पाना मेरे वश में नहीं था। पता नहीं था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर जब अगला स्टेशन आया तो अंदर से निकल रहे यात्री दरवाजे में आकर फंस गए। शायद उनको मेरे मन के भावों का पता लग गया था। अब ससुर और बहू का सुर एक हो चला था। अब ससुर जी ने अपनी छवि को कलंकित होने से बचाने के लिए एक भावनात्मक चाल चली। ससुर ने मेरे कान में कहा, बहू माफ कर देना, हालात ही ऐसे हैं कि ये सब हो रहा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? मैं बोली, नहीं पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उनकी बात सुनकर मेरे मन को तसल्ली हो गई कि अब बात हम दोनों के बीच में ही रहने वाली थी। मेरे ससुर पास खड़े लोगों पर नजर भी बनाए हुए था कि कहीं कोई हमें यह रासलीला करते हुए देख न रहा हो।
मैं मेरे ससुर के कान में धीरे फुसफुसाते हुए बोली, घर पहुंचकर आपसे बात करूंगी। ससुर जी ने कहा, यह जगह बात करने के लिए सही नहीं है, अभी सफर का मजा लो। मैं चुपचाप खड़ी हो गई। इस तरह मस्ती करते हुए कब स्टेशन आ गया हमें पता भी नहीं चला। स्टेशन से नीचे उतरकर टैक्सी की मैंने ससुर को व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू किया, क्योंकि आमने सामने टैक्सी वाले के साथ होते हुए इस तरह की बात करना ठीक नहीं था। मैंने उन्हें समझा दिया कि कौन सा दूध का गिलास आपके लिए है। सबको दूध पिलाकर आ गई, फिर सबको हिलाकर देखा, कोई भी नहीं हिल रहा था। सब के सब गहरी नींद में सो चुके थे। सारी तैयारी होने के बाद आकर बोली, पापा सब तैयार है, आप भी आ जाओ। उन्होंने कहा, हाँ बेटी मैं बस नहा कर आता हूँ, आज जाकर मेरी प्रार्थना पूरी हुई है। वो मेरे चेहरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। ससुर जी ने कहा, तो तुमने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं बोली, कैसे कहती पिताजी, बहू जो हूँ। लेकिन मैंने कई बार आपको सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन आप मेरे इशारों को समझ ही नहीं पाए और आपने कभी ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार ससुर और बहू की दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नौकर ने कैसे अपनी मालकिन के अकेलेपन को देखा, जरूरत को पहचाना, फिर उसके साथ दोस्ती हुई। शालिनी की शादी के 5 साल गुजर चुके थे। वो अपनी लाइफ में काफी खुश है। उसने अपने पति के साथ जिंदगी के कई अच्छे और बुरे पल देखे हैं। फिर चाहे उसके पति के बिजनेस का बंद होना हो या सफलता पर सफलता मिलने का अवसर हो, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। घड़ी की सुई 6 पर भी आती है और 12 पर भी जाती है। शालिनी के साथ जो बात उसे हमेशा कष्टदायक थी, वो ये बात थी कि उसका पति उसे सारी खुशी दे रहा था, लेकिन वक्त नहीं देता था। शालिनी भीतर ही भीतर अपने आप को अकेलेपन की गहरी खाई में जाती हुई महसूस कर रही थी। उसकी तमाम ख्वाहिशें दम तोड़ रही थीं। उसका पति अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाता था, और साथ में वक्त गुजारे तो महीनों बीत गए थे। शालिनी अपने आप को अकेलेपन से दूर रखने के लिए रोज रोज नए बहाने ढूंढती थी। कभी वो अकेले ही घूमने चली जाती, अकेले ही फिल्म देखने चली जाती, घर में किताबें पढ़ती रहती, लेकिन उसके अंदर की आग उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। इसी बीच शालिनी का पुराना ड्राइवर विकास, जो कुछ महीनों से अपने गांव में था, वो काम पर वापस लौट आया। वो एक नौजवान था। विकास के आ जाने से शालिनी को एक साथ मिल गया था। वो दोनों रोज बातें करने लगे थे। पति की गैरहाजिरी में शालिनी का समय विकास के साथ गुजरने लगा था। दोनों एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करने लगे थे। शालिनी उसे अपने दोस्त की तरह रखती थी, ना कि ड्राइवर के जैसे। अब तक शालिनी और विकास के बीच कुछ भी न था, मगर एक दिन सुबह सुबह शालिनी अपने घर के गार्डन में टहल रही थी। तभी उसकी नजर उसके ड्राइवर विकास पर जा पड़ी। विकास इस समय एक लंगोट बांधे हुए दंड पेल रहा था। उसके कड़ियल शरीर से पसीना बह रहा था, जो उसके सांवले बदन को चमका रहा था। विकास की घोड़े सी जांघें और बलिष्ठ भुजाओं की मछलियों को देखकर शालिनी की उसकी दीवानी होने लगी। फिर वो कुछ देर तक विकास को कसरत करते देखती रही। अब शालिनी की नजरों में उसका ड्राइवर बस गया था। फिर एक बार बिजनेस के किसी काम से शालिनी के पति को 2 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ा। शालिनी उदास थी, इसलिए नहीं कि पति दूर जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अगले ही दिन उसका जन्मदिन था। उसने इस दिन के लिए कितना कुछ सोच रखा था। विकास ये सब जानता था कि शालिनी के दिल पर क्या गुजर रही थी। जन्मदिन वाले दिन विकास ने शालिनी को सुबह सुबह सबसे पहले विश किया। शालिनी मुस्कुरा दी और उसने विकास को थैंक यू बोला। पूरे दिन शालिनी को कॉल और मैसेज पर लोगों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन शालिनी खुश नहीं थी। उसके पति को उसका जन्मदिन याद ही नहीं था। रात को करीब 9 बजे विकास शालिनी के पास आया और बोला कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपको कुछ खास चीज दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। शालिनी ने मना किया, पर विकास जिद पर अड़ा रहा, तो उसने हाँ कर दी।
शालिनी ने भी न जाने क्या सोचा और विकास के साथ जाने के लिए बेहद नजाकत से तैयार होकर बाहर आ गई। वो इस वक्त कयामत सी लग रही थी। विकास शालिनी को देखते ही ख्वाबों में खो गया। फिर शालिनी और विकास दोनों कार में बैठकर शहर से दूर जंगल के बीच में बने शालिनी ने पति के फार्म हाउस में आ गए। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विकास उसे कहाँ ले आया है। वो विकास से यही सब पूछ रही थी, लेकिन विकास ने कुछ नहीं बताया। विकास उसे को अंदर ले गया। अंदर का नजारा देख शालिनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फार्म हाउस के अंदर एक हॉल में उसने शालिनी के बर्थडे सेलिब्रेशन की सारी तैयारी कर रखी थी। एक बड़ा सा केक, गुब्बारे, मोमबत्तियां। यह सब देखकर शालिनी बेहद खुश हुई और उसने पहली बार विकास को गले से लगाकर शुक्रिया अदा किया। विकास ने उसको एक गिफ्ट दिया और कहा, इसे अभी पहनो। शालिनी ने देखा वो एक ब्लैक कलर की फैंसी ड्रेस थी। इस तरह की ड्रेस उसने शादी के बाद पहनना छोड़ दी थी। शालिनी अंदर गई और उसने वो ड्रेस पहनी तो वो शॉक हो गई। वो ड्रेस उसे पूरी तरह से फिट आई थी। फिर विकास ने शालिनी को चाकू दिया और केक कटवाया। दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। उसके बाद विकास ने शालिनी को डांस के लिए ऑफर किया। शालिनी उसके साथ डांस करने लग गई। थोड़ी देर बाद विकास ने शालिनी के दोनों हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार किया। शालिनी को यह ठीक नहीं लगा। वो बोली, मैं शादीशुदा हूँ, यह सब ठीक नहीं है। विकास थोड़ी देर शालिनी को देखता रहा। फिर अचानक से विकास ने शालिनी के करीब आकर उसके गले से मंगलसूत्र को उतार दिया और कहा, लो, आज मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। कब तक अकेलापन झेलती रहोगी? शालिनी अवाक होकर उसकी तरफ देखने लगी। उसके मन में भी विकास के लिए प्यार उमड़ रहा था, मगर वो कुछ हिचकिचा रही थी। शालिनी की इस हिचकिचाहट को विकास ने समझ लिया था। अगले ही पल विकास ने शालिनी को अपने गले लगा लिया। शालिनी भी जिस अकेलेपन की आग में इतने दिनों से तड़फ रही थी, वो आज बुझने वाली थी और शालिनी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। अब दोनों ने क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी करने लगे। शालिनी को अच्छा दोस्त मिल गया। अब शालिनी को अकेलेपन से छुटकारा मिल चुका था। अब वह जब भी कुछ करती तो विकास के साथ किया करती थी। शालिनी भी इस आनंद में खुद को भुला चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरे बेटे की शादी की पहली ही रात में मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। यह चीखें मेरी बहू की थी। बात उस समय की है जब मैंने मेरे बेटे की शादी मुश्किल से की। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसी से हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी साधी लड़की से करवा दी। लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर अच्छा किया। मेरा बेटा संजू भी खुश ही लग रहा था। लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। यह चीखें मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गया। मेरे पति को यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रात को कौन चीख रहा था? मैंने उसकी बात काट दी, कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो चुप थी सारा दिन। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगले रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज आने लगी। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाजा बजाया। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या है? भाभी रोज रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है? कमरे के अंदर चलो, अभी दरवाजा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई।
उससे पूछा क्या बात है, रात को बहू रोती क्यों है। उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। बोला कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा, वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तुम रात को रो क्यों रही थी। वो बोली रो रही थी कब नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। आप क्या बात कर रही है, उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था। यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ है जो यह दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या। अब जब भी रात आती मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता, बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में। फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे, उसे कुछ होश ही नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई। जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सब ही डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि यह क्या है। वो बोला बस माँ देख लो, यह रोज रात 2 बजे ऐसी ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता, सुबह जब उसे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू उसे उसके घर छोड़ आना, सुबह मैं उसकी माँ से बात करूंगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रही हैं, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। मैंने जो सोचकर संजू की शादी उससे की थी वैसा हो नहीं सका। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फोन आता रहा लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूं। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या करोगी। मैंने उस पर फिर ज्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है, मां जी मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही है, लेकिन सच क्या है यह आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। कहा यह यहाँ वापस आ गई, मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा क्यों, सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हैं। बताइए सबको सच क्या है, मैं उस तरह से क्यों किया करती थी। बेटा बोला कि क्या सच। सच यह है कि तुम पागल हो और रोज रात उस तरह से करती हो। बहू बोली कि मां जी आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो वो और कोई नहीं, मैं हूं। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा तुम क्या कहना चाहती हो। फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। उन्होंने कहा अगर ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब सब नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नजरों में पागल और ना जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैं उनका वहां मेरे घर इंतजार कर रही, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है, यह मुझे अपनी जिंदगी से भगाना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए।
मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला तुम्हें इसे रखना है तो रखो, मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है। पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया, मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता था। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा।